Good morning, children. You know, I am D.K. Pathak, Geography teacher, DAV Public School CCLV. जैसा कि आप सबों को पता है, मैं आपके क्लास का तृतीय अध्याय भारतीय जल संसाधन की बात कर रहे थे। उसमें हमने पहले दिन आपको कुछ बातें बताई, जिसमें हम लोगों ने जल संसाधन क्या है, जल संसाधन कैसे है, भारत में जल की प्रभुता कितनी है, उसका वितरण कैसे कैसे कहाँ है, भूमिगत जल के स्रोत कैसे हैं, उसके बाद जल संरक्षण नहीं करने से क्या कुछ हो सकते हैं और जल संरक्षण के क्या कुछ उपाय हैं। उन्हीं कई उपायों में से हम लोगों ने उस दिन बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाओं की बात करी थी। याद होगा, उस दिन हम लोगों ने डिटेल्स में बात करी थी व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। याद होगा बच्चों कि नेमोनिक्स के नाम पर हमने एक याद करने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हमने एक नेमोनिक्स डेवलप करी थी। आप सबको को याद होगा, जस्ट आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट द सेम अंडर फाइनेस्ट। बच्चे आप लोगों को याद होगा कि ये ऑल इंग्लिश टर्म्स FINEST दे ऑल स्टैंड्स फॉर डिफरेंट टर्म्स। डियर चिल्ड्रन, उस दिन हमने F स्टैंड्स फॉर फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्टेशन, फिशिंग, I for industrialization, irrigation, N for navigation, E for electricity generation, that is especially hydroelectricity generation, S for soil conservation, and ultimately T stands for tourism. Since today आज की नदी घाटी परियोजनाएं इतनी सारी ऑब्जेक्टिव्स को, इतनी सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती हैं, इसलिए उनका नाम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रखी गई है। चिल्ड्रेन, इट इज अमेजिंग टू नो, जैसा कहा जाता है कि भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट जो सतलज नदी पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, मैं आपको मैप की मदद से दिखाना चाहूंगा कि ये इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर एक बड़ी बांध बनाई गई। उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा करी थी भाखड़ा नगर बांध, जो 216 मीटर ऊंची बांध है। उसके उद्घाटन समारोह में उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट और दिस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बच्चे समझ रहे हैं? यानी हम किसी भी मंदिर में अपनी सुख शांति समृद्धि हेतु जाते हैं। आज के हिंदुस्तान में उनके अनुसार इस आधुनिक भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं मंदिर हैं, जहां हम एक साथ अपने कई उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। बच्चे, आज हम आगे बढ़ेंगे इसी में। सबसे पहले हम हिंदुस्तान की सभी प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे। उनको मैप के सहारे, इस मानचित्र के सहारे, हिंदुस्तान के मानचित्र आपके सामने रखा हूं, उसके सहारे हम लोग भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजना, उस दिन में हमने चर्चा करी थी कि इतनी बड़ी परियोजना है कि इसमें ईंटों की संख्या इतनी लगाई गई है कि एक पर एक उनको अरेंज कर दिए जाए तो वो चांद तक पहुंच जाएंगे। तो समझ सकते हैं कितनी मेगा प्रोजेक्ट्स थे ये। तो ये सब भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट है, दैट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, and it supplies electricity to the states of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and the western UP and the parts of northern Rajasthan। वहां से नहरें निकाली गई है बच्चों, जिनसे सिंचाई का काम बड़े पैमाने पर कराई जाती है। और पंजाब और हरियाणा जो आज के दिन में हिंदुस्तान के खाद्यान्न भंडार, ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, दे आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ दैट भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट। और तो राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में भी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इसी भाखड़ा नदी की सहारा से निकालकर सिंचित कर दी गई है। और आज वह गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये उत्तरी राजस्थान के ये हिस्से आज सिंचित क्षेत्रों में से, खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में से गिने जाते हैं। तो कह सकते हैं बच्चों कि दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये हमारी नदी घाटी परियोजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्ता है, उनकी विशेषता है। दूसरी, हम लोग सब जानते हैं, देखिए बच्चे इसको जानना होगा कि वी हैव डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ डेम्स अक्रॉस द रिवर दामोदर। याद है, उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, दामोदर वंस वाज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल बिकॉज़ इट वाज कॉजिंग फ्लड एवरी ईयर। हर साल बंगाल जैसे राज्य में
दामोदर नदी बाढ़ करती थी, लाखों हजारों लोग मारे जाते थे, बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान होती थी। तो भारत सरकार आजादी के बाद इस दामोदर नदी और उसकी सभी सहायक नदियों पर छोटी छोटी बांध बनाकर उनसे पनबिजली तैयार करने लगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगी और उनका इस्तेमाल सिंचाई के रूप में करने लगी। So it is now considered as called as DVC, दामोदर वैली परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम के नाम से वो जानी जाती है। देख सकते हैं हम चित्र में, ये बिहार जाती है, झारखंड और बंगाल में है, दामोदर नदी यहाँ से बहती है, तो झारखंड के तिलैया में, बंगाल के मैथन में ये डैम बनाई गई है, जहाँ से हम बिजली उत्पादन करते हैं और वहाँ से पानी को संचित करके उनको डाइवर्ट करके नहरों के रूप में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में कोयना प्रोजेक्ट का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में चंबल प्रोजेक्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट यहाँ कर्नाटक में है, आपने नाम सुना होगा। केरला में पेरियार प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। महानदी प्रोजेक्ट जिसका महानदी पर बांधी गई हीराकुद डैम है, इट इज द लॉन्गेस्ट लिंक डैम ऑफ एशिया। ये सबसे लंबाई के मामले में सबसे ज्यादा सबसे लंबी बांध बनाई गई है महानदी पर उड़ीसा स्टेट में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। यू नो लाइक दामोदर रिवर कोसी वाज आल्सो डैम, आपको पता होगा it was causing flood every year in the Bihar, so in order to check that flood consecutively causing in the state of Bihar, river Kosi and its tributaries were dammed and that was a joint venture of Bihar and Nepal. कोसी नदी पर कई जगह बांध बनाकर कोसी प्रोजेक्ट डेवलप करके वहां से बिजली बनाए पनबिजली तैयार की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और साथ ही साथ उन क्षेत्रों में सिंचाई भी की जा रही है। So these are all about the importance and therefore since this ये नदी घाटी परियोजनाएं इतनी उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करती है, इसीलिए उस जमाने के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। लेकिन बच्चों मैं मुझे आपको याद दिलाना चाहूंगा, इफ यू हैव गॉन थ्रू द हिस्ट्री और ज्योग्राफी बुक ऑफ क्लास 8 तो हमने देखा था कि बाद में इन नदी घाटी परियोजनाओं को जो हमारे देश के लिए वरदान साबित हो रही थी, कई मामले कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ कर रही थी। ये बिजली जो आसानी से हमारे पास उपलब्ध है, बिजली के द्वारा ही उपलब्ध है, जो सस्ती भी होती है, लेकिन बहुत दिनों तक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी। सो आफ्टर स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स it comes out being that they are free to the environment। याद होगा बच्चों कि क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हो, चाहे टिहरी प्रोजेक्ट हो, भाखड़ा मंडल प्रोजेक्ट हो, चंबल प्रोजेक्ट हो, अभी हम लोगों ने बात की थी कोयना प्रोजेक्ट हो, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट हो, हीराकुद बांध हो, रिहंद बांध हो, कोसी प्रोजेक्ट हो, हिंदुस्तान की सभी बड़ी प्रोजेक्ट्स की बात अगर हम करते हैं, नाउ दे ऑल आर अंडर डेंजर लाइन, under environmental observations scrutiny, they are considered, they are proved harmful for the environment। ये हमारे वातावरण के लिए उचित नहीं है। They are not eco friendly, वो हमारे पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण मित्र नहीं है, पर्यावरण को संरक्षित करने वाले नहीं। क्योंकि याद होगा जो क्लास 8 में हम लोगों ने डिटेल में इस बात को पढ़ा था कि that डैमिंग द रिवर्स कॉज नंबर ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आज के देश में ये हमारे पारिस्थितिकी असंतुलन में हमारा पर्यावरण नहीं है, असंतुलन में हमारा जो ये रोज रोज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसमें असंतुलन हो रही है। इन सबों में ये नदी घाटी परियोजनाएं, बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बड़ी रोल निभाती हैं, बड़े रोल प्ले करती हैं। कैसे? तो सबसे पहले here we will discuss about the ecological problems caused due to the multi-purpose river valley projection. First of all is that it submerges large part of flora and fauna। बच्चे it is easy to understand, हम समझते हैं बड़ा आसानी से कि अगर किसी नदी पर बांध बना दी जाती है तो बांध बनाने के पास उसकी सबमर्जेंस एरिया बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे पानी जो आज तक नेचुरल फ्लो की होती थी वो बह जाती थी, लेकिन बांध बना देने से अभी वाटर स्टोर हो जाता है। नतीजतन धीरे धीरे वो पीछे के हिस्सों में जमा होता है and started emerging, submerging all the plants, animals living in that region। दिनों दिन
दिनों दिन ये क्षेत्र बड़ा होता जाएगा, चारों तरफ जल जमाव होता जाएगा और एक दिन आएंगे जब वहां के सारे ऑल द स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना गेट सबमर्ज्ड एंड दैट इज नथिंग बट द कॉज फॉर द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आज हमारी जो पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति पैदा हो गई है, दुनिया उससे जूझ रही है, रोज रोज जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं, असमय बरसात, असमय आंधी, ये सब चीजों से जो हमें कन्फ्रंट होना पड़ रहा है, उससे जो कुछ झेलना पड़ रहा है, उन सबके पीछे ये बड़ा कारण होता है। So the first ecological problems caused by the multi-purpose river valley project is the submergence of entire flora and fauna। यहाँ जो आसपास में जितने पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे, रहेंगे, पाए जाएंगे, सब के सब बिल्कुल डूब जाएंगे। Second, humans are or peoples are also forced to migrate. Suppose if the people living along these river valleys, suddenly if their land gets submerged underwater, suddenly they are forced to leave, they are forced to migrate away. So there is a large scale displacement of the people। लोगों को बड़े पैमाने पर माइग्रेट होना पड़ता है, स्थानांतरित होना पड़ता है, प्राकृतिक कारणों से भागना पड़ता है, अपनी जगह जमीन, अपनी आजीविका खोना पड़ता है। और कहता है एक बड़ी बात इसमें जो समझ कर आई है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंगा जहां से निकलती है, हिमालय में जहां से गंगा का निष्कासन होता है, एक ग्लेशियर्स के, एक हिमखंड के पिघलने से वो निकलती रहती है, वहां से आने तक इट इज कंटेनिंग, इसमें तरह तरह की केमिकल्स, माइक्रोब्स होते हैं जो गंगा की पानी को अपने आप शुद्ध करते रहते हैं। लेकिन आज के जमाने में टिहरी जैसी बड़ी बाढ़ और गंगा नदी पर कई जगह बांध बनाकर उनकी वो नेचुरल फ्लो, उनकी जो माइक्रोब्स थे, उनके जो केमिकल कंटेंट्स थे, उनके आने को हमने इंटरप्ट कर दिया, उस पर हमने खलल डाल दिया, रुकावट डाल दिया, मतलब पानी तो बहकर आ जाती है, लेकिन उसके सारे इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम जो गंगा नदी में पाए जाने वाले केमिकल्स थे, माइक्रोब्स थे, माइक्रोबैक्टीरियाज थे, वो सब बहकर नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई डे बाय डे व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि गंगा नदी की पानी ज्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है, शुद्ध होती जा रही है। कारण है कि उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग, अपने आप साफ करने की क्षमता थी, उसके लिए जो उत्तरदायी माइक्रोब्स थे, बैक्टीरियाज थे, केमिकल्स थे, वो गंगा के नेचुरल फ्लो में अब नहीं आ पाता है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट डैमिंग, ये बड़ी नदी घाटी बांधी परियोजनाओं के कारण। टिहरी जैसी बड़ी प्रोजेक्ट्स जो हमने बांधी गंगा नदी में, वहां उनके हमें नेचुरल फ्लो कह सकते हैं कि अब गंगा नदी नहीं बल्कि एक नहर मात्र रह गई है, क्योंकि वहां उसकी फ्लो को तो हमने नेचुरल रहने नहीं दिया, उसको आपने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो दीज आर द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर कॉज्ड बाय द improper management that is due to the establishment of multi-purpose river valley projects. Now there are more chances of flood. It is also one of the problem. Suppose in any way और किसी कारण से अगर इनकी बांध कमजोर हो जाती है, किसी लापरवाही से ये बांध या ये इनके मुहाने कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत जल जमाव हो चुका है, तो यहाँ जो बाढ़ होगी किसी कारण से, that will be uncontrollable, वह हमारे नियंत्रण में नहीं होगी। इन सब कई कारणों के कारण से आज के दिनों में हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर नदी घाटी परियोजनाओं की नई विस्तारीकरण को रोक दिया गया है। सभी सरकारें इस तरह की चीजों को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार भी अपनी तरफ से, खास करके पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए लोगों को निर्देश दिया है, राज्यों को निर्देश दिए हैं कि आप नए नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिजली उत्पादन के लिए दूसरे उसके वैकल्पिक उपायों पर विचार कर सकते हैं, नई खोज शोध शुरू कर सकते हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में इसी अध्याय में एक जगह एक बात लिखी है, खास करके उसको हमने केस स्टडी के रूप में लिया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन।
बच्चों याद होगा क्लास 9 में आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। इस पर कई जगह बांध बनाकर सरदार सरोवर नाम से डैम बनाकर पनबिजली तैयार करने की बात की जा रही थी। लेकिन जैसा कि आप अभी कुछ मिनट पहले हमने आपको बताया कि बांध के निर्माण से कई पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा होती है, पेड़ पौधे जीव जंतु डूब जाने की संभावना होती है, लोगों के घर बार खेत खलिहान डूब जाने की संभावना होती है, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जगह छोड़ना पड़ता है। इन सब कारणों से नर्मदा नदी पर जब बांध बनाई जाने लगी, प्रपोज हुई, तब वहां पे लोकल लोगों ने इसका विरोध किया। उनका भी बड़ा अच्छा कारण था, आपकी पुस्तक में लिखी हुई है कि why am we are only to sacrifice for the sake of the state। मैं मानता हूं कि यहाँ सरदार सरोवर में डैम बना दी जाएगी, नर्मदा नदी पर बांध बनाकर उसकी वहां से बिजली तैयार होगी, उसको गुजरात के बड़े शहर सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद की तरक्की में लगाई जाएगी, उसकी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ से वाटर प्रोसेस होगी, फिल्टर होगी, उसकी सप्लाई गुजरात के शहरी क्षेत्रों में की जाएगी। तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में नदी घाटी में रहने वाले लोग अपनी जीवन क्यों सेक्रीफाइस करें, एंड इन रिटर्न उसके बदले में सरकार हमें कुछ नहीं देती है। वहां के स्थानीय लोगों की पीड़ा को देखते हुए हिंदुस्तान की जानी मानी पर्यावरणविद जुझारू नेत्री मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से एक मुहिम शुरू की, स्टार्ट करी। उसके तहत उन्होंने भारत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा। सबसे पहले कि बांध यह तभी बनेगी जब आप यहाँ पर लोगों के लिए उनके घर की, उनकी आजीविका की व्यवस्था दूसरी जगह करते हैं। बांध तभी बनाई जाएगी जब आप हमें एश्योरेंस दें कि यहाँ के फ्लोरा को, फौना को कम से कम डैमेज होगा। इन सब कारणों के साथ, इन सब मांगों के साथ मेधा पाटेकर बड़े दिनों तक भारत सरकार के समक्ष नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत नर्मदा नदी के संघर्ष बचाने के लिए, नर्मदा नदी के घाटी में रहने वाले लोगों की जीवन रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष करी, इन्होंने आंदोलन करी और अंततः उनकी जीत हुई। आज तक सरदार सरोवर डैम निर्माणाधीन है। तो यह केस स्टडी ये बताता है कि हिंदुस्तान भर में बहुत पर्यावरण लोगविद हैं, बहुत समाज सेवी लोग हैं, जिनका मकसद राष्ट्र की जल संरक्षण को करना है। वहां रह रहे स्थानीय लोगों की आजीविका, जीवन बचाने हेतु वो संघर्ष करते रहते हैं। हमें भी यह करना चाहिए। Okay. Now, children, so in this way we have almost seen, हम लोगों ने देख लिया कि डैम्स बनने पहले जरूरी थे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए, तुरंत आजाद हुए देश भारत की तरक्की के लिए कृषि प्रधान देश था, सिंचाई बड़ी समस्या थी, बाढ़ बड़ी समस्या थी। इन सब की पूर्ति हेतु हम लोगों ने नदी घाटी परियोजनाओं को विकसित किया। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन समय स्क्रूटनी करी, तो उसके बाद हम लोग इस रिजल्ट पर पहुंचे कि यह पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान में तो हमारे जरूरतों को पूरी कर रही है, लेकिन भविष्य में यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। अतः हम लोगों ने इसे हतोत्साहित करना शुरू किया, डिस्करेज करना शुरू किया। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी कैसे मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध करके यहाँ स्थानीय लोगों को, नर्मदा नदी घाटी में रह रहे लोगों को, उनके जीवन को बचाने में मदद करी है। पूरे हिंदुस्तान में और कई जगह कई नदी घाटी परियोजनाओं के विरोध में लोगों ने अपना प्रदर्शन करा है। नाउ चिल्ड्रन, इट इज टाइम टू नो अबाउट द, अब हम लोग चलते हैं ये नदी घाटी परियोजनाएं, ये बांध जो बनते हैं, बांध कई तरह के होते हैं। ये तो मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं, बड़े बांध और छोटे बांध होते हैं। चिल्ड्रन, हमें यहाँ जानना है बांध के प्रकार, उनके संरचना क्रम के आधार पर,
उनके बनाने में निर्माण सामग्री के आधार पर। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के बांध हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हमारे भारत में पाए जाते हैं। कुछ को मशीनरी बांध कहते हैं, जो सीमेंट और गारे से बनाई जाती है। सीमेंट, बालू, छड़, ईंट की मदद से बनाई जाती है। बड़े बड़े बांध वो भी होते हैं, उनको मशीनरी बांध कहते हैं। दूसरी तरह की जो बांध होती है उनको एम्बैंकमेंट डैम भी कहते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा वीडियो पर, बस सीधी दीवार की तरह एक बड़ी ऊंची बांध बना दी जाती है और वहां से वाटर को डाइवर्ट की जाती है, बस एक सिंगल पर्पस के लिए, सिंचाई हेतु, तो वह एम्बैंकमेंट डैम कहलाती है। तीसरी, कुछ जगहों में खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी भारत वर्ष में, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि राज्यों में जहाँ लकड़ियां बहुतायत से मिलती हैं, पहाड़ी नदियां हैं, तो वहां पर वो लकड़ियों से भी बांध का निर्माण करते हैं। वो लकड़ी निर्मित बांध कहलाते हैं, काष्ठ निर्मित बांध कहलाते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बांधों का प्रकार उनके निर्माण में लगी सामग्री के आधार पर भी उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। कई तरह के कई प्रकारों में बांटा जाता है, विभाजित की जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बांध भी कितने तरह के होते हैं। एक जो सीमेंट गारे की बनाई हुई बांध होती है, ईंट बालू की बांध, स्थायी बांध होती है। दूसरी दीवार सदृश एम्बैंकमेंट बांध होती है। तीसरी काष्ठ निर्मित बांध होती है। ये सब हिंदुस्तान में बांध के प्रकार हैं। अब हम लोग आज के जमाने में अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे देश में जल उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एनफ नहीं है, तो आगे कैसे हम इस जल की उपलब्धता को, इसकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करेंगे, श्योर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आज के जमाने में इको फ्रेंडली मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, especially the natural rain water, is the rain water harvesting. Rain water harvesting. You know children, हाँ आपको ये पता ही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली इज ए टेक्निक, यह ऐसी व्यवस्था है जो जिसमें हम बरसात की जल को संरक्षित करके उसको बहुत बहने से रोकने से, बर्बाद होने से रोकने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। हम कई तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान के प्राकृतिक प्राणवायु दृश्य भी सभी जगह एक तरह नहीं, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पठार है। तो इन अलग अलग क्षेत्रों में कहीं समुद्र तटीय मैदान है, तो सभी की चूंकि प्राकृतिक संरचना अलग अलग है, जल की उपलब्धता भी अलग अलग है। कहीं पहाड़ी नदियां हैं, कहीं सीजनल मौसमी नदियां हैं, कहीं सतत प्रवाहित नदियां हैं, कहीं झील हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राकृतिक स्वरूप विभिन्न होने के कारण, प्राकृतिक वनस्पति विभिन्न होने के कारण जल की उपलब्धता भी विभिन्न है, अलग अलग तरह की है। उस परिस्थिति में वहां रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के तरीके भी ऑब्वियस अलग अलग होंगे, स्वाभाविक रूप से अलग अलग होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ हम लोग आज उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग चीज क्या है। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश इट इज डिफाइंड एज इट इज ए टेक्निक टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय स्टोरिंग रेन वाटर। मतलब बच्चे बहुत आसान है समझना, यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी विधि है, हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली तरीका है, जिसमें बरसात की पानी को ही हम बर्बाद होने से बचाते हैं, उन्हीं को संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, और इसी टेक्निक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं।
बच्चों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज के जमाने में यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए अंतिम विकल्प के रूप में है। अगर हम इस बरसात की पानी को जितनी बरसात हमारी होती है उसके कुल पानी को अगर हम संरक्षित कर लें तो आने वाले कई वर्षों तक हमारे यहाँ जल की कोई कमी नहीं होगी। आपके पुस्तक में लिखा है एक सर्वेयर में कि जिस गति से हमारे हिंदुस्तान में दोनों गुणात्मक और परिमाणात्मक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटोरिएशन हो रही है, क्षरण हो रही है, पानी का, जल का गुणात्मक और परिमाणात्मक क्षरण हो रही है। ज्यादा दिन नहीं है कि हिंदुस्तान के ज्यादा हिस्से जल विहीन क्षेत्रों में गिने जाएंगे, जलहीन क्षेत्रों में गिने जाएंगे। बच्चों की यह जानकर अगर आपसे एक छोटी सी सवाल पूछी जाए कि हिंदुस्तान का वह क्षेत्र बताओ जहां पानी की सबसे कमी है, जल की सबसे ज्यादा कमी है, अनडाउटेडली निसंदेह आप इस राजस्थान की ओर इशारा करेंगे। यह राजस्थान है जहां पानी की कमी होती है। बच्चों, प्राय आप लोगों ने अपने घरों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होंगे, देखे होंगे, जहां एक औरत माथे पर 2 मटके में पानी ली हुई लंबी रास्ते जा रही है। देखा ना बच्चों, आपने ऐसी पेंटिंग्स अपने घरों में देखी है ना? व्हाट इट इंडिकेट्स? आप से अगर कोई यह देखे कि यह कहाँ की तस्वीर हो सकती है, आपका बस एक जवाब होगा कि यह राजस्थान की है। कि नहीं बच्चों? मतलब साफ है कि अभी तक हिंदुस्तान का राजस्थान जैसा राज्य है जहाँ पानी की सर्वाधिक कमी है। न तो वहाँ भूमिगत जल ही है और न ही सतही जल ही है, न तो सरफेस वाटर है न ग्राउंड वाटर है। इन बोथ केसेस देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन उस सर्वे के अनुसार, उस सर्वेक्षण के अनुसार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जितनी तेजी से जल का क्षरण हो रहा है, जितनी तेजी से हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत कम समय में बाय 2030 मात्र 10 सालों के बाद हमारे हिंदुस्तान के बहुत हिस्से, ज्यादातर हिस्सों में पानी की पूर्ण कमी हो जाएगी। वो चाहे क्वालिटेटिव वाटर हो या क्वांटिटेटिव वाटर, दोनों तरह की पानी की कमी हो जाएगी। उस परिस्थिति में अगर हमें फिर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, भारत को सिंचाई के लिए पानी, औद्योगिक कामों के लिए पानी, विनिर्माण के लिए पानी और जिन चीजों के लिए भी पानी की जरूरत है, उन सबों को पूरा करने के लिए, सुचारू रूप से चलते रहने देने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही आखिरी विकल्प है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि एनसीईआरटी ने सीबीएसई प्लानर्स में यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपके लेसन में इसीलिए ऐड किया है, इसीलिए जोड़ा है ताकि कल को जल संरक्षण पर होने वाली बातों के लिए आप आसानी से समझ सकें। आपके पुस्तक में दिया हुआ है, यहाँ हम लोग कुछ उन तरीकों की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि इनके उद्देश्य क्या हैं, क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्यों हमें अपनाने चाहिए। सरकार भी बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करती है। हर राज्य, वो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी राज्यों की सरकारों को उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि आप अपने राज्यों में जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सुनिश्चित करें। बच्चों, आपके बुक में एक फैक्ट है, उसके अनुसार आपने देखा होगा कि तमिलनाडु is the only state or the very first state of India which had made it mandatory to have the rain water harvesting with you in your plan। मतलब कि तमिलनाडु हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां की सरकार ने आपके घर का नक्शा जब ही पास होगा, जब आप घर बनाने जाते हो, अब सबसे पहले प्लान तैयार करवाते हैं इंजीनियर से, और देर आप उसको म्युनिसिपैलिटी से परमिट करते हैं कि हमें घर बनानी है। तो तमिलनाडु राज्य का देश का पहला राज्य है जहां की सरकार ने इसे अनिवार्य कर रखा है कि आपके घर को बनने के परमिशन तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक आप उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, विकल्प नहीं दिखाते हैं। आपको अपने मकान के प्लान में दिखाना होगा कि आप उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, बरसात जल को संरक्षित कैसे करेंगे। सो हियर चिल्ड्रेन, हम लोग जानेंगे
डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसा कि मैंने पहले देखा कि अलग अलग जल स्रोत हैं, अलग अलग जलापूर्ति के साधन हैं, वहाँ लोग जल संरक्षित करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन मैदानी क्षेत्रों में जहां वर्षा प्रायः औसत रूप में होती है, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक के बीच होती है। यहाँ की मैदानी क्षेत्र है, तापमान भी सामान्यतः ही होती है। इस परिस्थिति में यहाँ के लोग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस में लाते हैं। मतलब छत पर जो बरसात की पानी होती है उसी को वो जमा करके, उनको इस्तेमाल करके, उनको संरक्षित करके, उनका पुनर्इस्तेमाल करके वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे बच्चों की आसान है कि हमारे छत पर कई ड्रेन पाइप होते हैं, कुछ इधर बरसात की पानी को निकालते हैं, कुछ इधर बरसात की पानी को निकालते हैं, कुछ इधर बरसात की पानी को निकालते हैं, वो चारों तरफ जाकर बर्बाद हो जाती है। अगर हम उन सबों को एक जगह चैनलाइज कर दें, यहाँ से जो पानी आ रही है सब नालियों के सहारे एक जगह चैनलाइज हो जाए तो वहाँ एक हम बड़ा डैम बनाकर इस सारे वाटर को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। बच्चों समझ रहे हैं? इस पानी को हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने के अलावा उस पानी का तो हम लोग दूसरे कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गार्डनिंग के लिए अगर चाहे तो इसका हैंडपंप भी लगा सकते हैं, कुआं के रूप में भी इसको पानी को हम ड्रेन आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना ही अगर हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे भूमिगत जल के पानी संरक्षित हो रहे हैं। तो यह एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो जनरली, जो सामान्यतः हिंदुस्तान के खास करके मैदानी क्षेत्रों में इनका प्राय इस्तेमाल होता है। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। हमने ये पिक्टोग्राफी की कुछ बताई है आपको समझाने के लिए कि हमारे छत पर बरसात के दिनों में हमारे छत पर कई ड्रेन, सपोज करते हैं अपने स्कूल का उदाहरण लेते हैं। हमारे स्कूल में इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो 100 से 200 ड्रेन पाइप्स होंगे। बरसात के पानी से भी ड्रेन पाइप्स के थ्रू निकल कर और इन्हीं बह जाती है चारों तरफ। हम अगर इन सब पानी को बहने से रोकने के लिए इन सबों को चैनलाइज करके स्कूल के किसी कोने में एक बड़ा गड्ढा बनाकर उस पानी को वहाँ हम स्टोर कर लेते हैं तो आने वाले कई महीनों तक स्कूल में इतने बड़े गार्डन हैं, गाड़ियाँ हैं, सरफेस धुलने की बात होती है, उन सबों के लिए तो हम जमीन की पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनको तो हम रोक कर इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप बच्चों ने भी इसको समझा होगा। आज के दिन में एक दिन और हमने चर्चा करी थी, खास करके झारखंड में हमारी सरकार ने डोभा निर्माण पर जोर दिया है। सभी गांवों में, सभी क्षेत्रों में, सभी बस्तियों में उन्होंने हर 10-20 खेतों के बीच में एक छोटा सा डोभा, एक छोटी सी तालाब जैसी संरचना कराई है जिसमें बरसात के पानी को वो जमा करते हैं और वो बरसात के पानी बाकी महीनों में जब उन्हें पानी की जरूरत होती है सिंचाई के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए या दूसरे कई कामों के लिए उनका वो सदुपयोग करते हैं। उस समय में हमारी भूमिगत जल संरक्षित होती है। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आपको यह बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग अपनी छतों पर वर्षा जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी जो तरीके हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में, अब हम चलते हैं उन क्षेत्रों की बात करते हैं जिन जगहों में पानी की सबसे ज्यादा कमी होती है। हम अभी भी चर्चा कर रहे थे, आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जल की कमी वाली राज्य का नाम बताइए, तो आपका जवाब आया था राजस्थान। मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, राजस्थान ही है। जरा हम लोग देखते हैं जो कि राजस्थान में लोग इस जल को कैसे संरक्षित करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना होगा कि यह तो राजस्थान ही है क्योंकि यहाँ अरावली माउंटेन है और वर्षा करने वाली जो भी हमारी मानसूनी हवाएं आती हैं वो चाहे अरब सागर से उठकर आती हो या बंगाल की खाड़ी से उठकर आती हो, यहाँ अरावली पर्वत के कारण, इसकी ऊंची होने के कारण वह उस पहाड़ को पार नहीं कर पाती है। तो उसके सामने वाले हिस्से में वो बरसात कर देती है, विंडवार्ड साइड में वो बरसात कर देती है। सिंस द पार्ट राजस्थान लाइज इन द लीवार्ड पार्ट ऑफ द माउंट अरावली, माउंट अरावली के वो
जाती है वहां बरसात नहीं होती है, इसीलिए उसके वृष्टि छाया, कुल मिलाकर अरावली माउंटेन के पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण राजस्थान में बरसात नहीं होती है और इसीलिए वह रेगिस्तान बन गया। बच्चों मैं समझता हूँ ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि यह राजस्थान हमारे हिंदुस्तान में रेगिस्तान कैसे बन गया, पिछले क्लास का आपके शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, चूंकि वहां बरसात नहीं होती है इसलिए वहां भूमिगत जल की भी कमी है और सतही जल की भी कमी है। नदियां नहीं, आपको बताया होगा, आपके शिक्षक ने क्लास 9 में पढ़ाया होगा कि लूनी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसमें साल के कुछ महीनों में पानी रहती है। उस परिस्थिति में वहां लोगों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही आखिरी विकल्प है। बच्चों तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कई बार माध्यमिक परीक्षा में, खास करके सीबीएसई के माध्यमिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक्सप्लेन द वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान, प्रैक्टिस इन राजस्थान। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कौन से तरीके लोकप्रिय हैं, कौन से तरीके लोकप्रिय हैं। आज हम लोगों ने यहां तक जाना, इसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे विस्तार में कि राजस्थान में जल संरक्षण के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कौन से लोकप्रिय तरीके हैं। तो बच्चों आज जब हम लोग पढ़ी हुई पाठ पर आते हैं, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न का भी निर्माण हो। जैसे आज जो हम लोग पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको बनाने होंगे, हम प्रश्न देते हैं, आपको उत्तर करने होंगे और हम उन उत्तर के लिए आपको कुछ संकेत भी, हिंट्स भी दे देंगे। तो आज हम लोगों ने शुरू करी थी, सबसे पहले रिकैपिचुलेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नदी घाटी परियोजनाओं से कौन कौन सी पारिस्थितिक असंतुलन के खतरे पैदा होते हैं। पहला प्रश्न 1 होगा, नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित पारिस्थितिक असंतुलन का वर्णन करें। बच्चों प्रश्न तो यह रहेगा, इनका वर्णन करें, आपके लिए आसान होगा। यह भी हम लोगों ने डिटेल में बात करी कि बड़े पैमाने पर हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु डूब जाते हैं। दूसरा, लोगों के घर बार डूब जाते हैं, खेत खलिहान डूब जाते हैं। तीसरा, लोगों को वहां से छोड़कर जाना पड़ता है, वो छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, स्थानांतरित होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, बाढ़ के ज्यादा चांस होते हैं। तो इन सब कारणों को हम लोग लिखेंगे ना। आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि जलीय परिस्थिति भी खतरे में पड़ जाती है। जैसे हमने उदाहरण देकर बताया था कि गंगा में बहने वाली उसके जो माइक्रोब्स थे, उसके जो केमिकल्स थे, पानी तो बहकर आती है, वह नहीं आते और इसलिए गंगा प्रदूषित हो रही है। तो यह सब कारण होंगे, यही सब आपके उत्तर होंगे कि नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित पारिस्थितिक असंतुलन क्या क्या है। दूसरा प्रश्न होगा बच्चे, बांध कितने प्रकार के होते हैं। आप इसके लिए बांध कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चों उसमें हम लोगों ने बताया था मिशनरी डैम्स होते हैं, मैग्मेंट्स डैम्स होते हैं, वुडन डैम होते हैं। तो आप एक बार पुस्तक की मदद ले लेंगे, वहां से देखकर इसका आंसर आप कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने बताया, तीसरा बात हम लोगों ने किया था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, वहां नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हमने डिटेल में बताई थी कि नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है, उस पर सरदार सरोवर नाम से बांध बनाया जाने वाला था। चूंकि स्थानीय लोग उससे प्रभावित हो रहे थे, उनकी आजीविका प्रभावित हो रही थी, इसीलिए उन लोगों ने उसका विरोध किया। बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम पर एक आंदोलन का प्रारंभ मेधा पाटेकर, जो हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी पर्यावरणविद है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और लोगों को उनके हक दिलवाए।
तब हम लोगों ने तो ये बात कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हम लोगों ने कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है। तो बच्चे आज का मैं समझता हूँ इतना ही आज के लिए। आप इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे, हमने सबका संकेत दे दिया है। आज यहाँ तक सुनने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।